हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आपके लिए फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 14 स्टोक्स लॉ इज इन द डिस्कशन फॉर टुडे। धांसू थियरी है, मेरे को बहुत मज़ा आता है ये पढ़ाने को। इसमें समझ है अच्छी खासी और मैथमेटिक्स भी अच्छा है। द विस्कस फोर्स पे ज़्यादा डिस्कशन है इस थियरी में। विस्कस फोर्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। विस्कस फोर्स, अरे सर कल क्या खाया वो याद नहीं है, आप लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हो, पिछले ज़माने की हैं। चल दिखा देता हूँ। हमारी गुजराती में एक कहावत है, तारा जेवू कौन था। चल देख, अपन ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस पे जैसे ऑयल फ्लो हो रहा है, यूँ तेल बह रहा है, तो उसका कोई भी एक पोर्शन जूम कर लो इधर और उसको जूम करके देखोगे ना तो तुमको ऐसा लेमिनार फ्लो दिखेगा अंदर, यूँ ऐसा लेमिनार फ्लो दिखेगा। ओके, अब इस लेमिनार फ्लो में क्या होता है, ये जो सारे लेयर्स है ना, लेयर्स एक दूसरे को टच होके निकलते हैं, तो एक दूसरे को टचिंग होने की वजह से उनमें रिलेटिव मोशन पैदा होता है। रिलेटिव मोशन मतलब किसी का स्पीड कम, किसी का ज़्यादा, ऐसे स्पीड सबका अलग अलग हो जाता है सारे लेयर्स का। हाँ, तो उसकी वजह से टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है। वो रेजिस्टिव फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे सारे लेयर्स इधर जा रहे हैं तो रेजिस्टिव फोर्स इधर होता है। यस, और इस रेजिस्टिव फोर्स का फार्मूला ये था, ईटा ए वी अपॉन एल, या बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। क्या मतलब होता है इस v का? v मतलब जैसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव लेयर्स का वेलोसिटी डिफरेंस, जैसे हम ये दो लेयर की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस होता है ये v, विच इज़ v2 माइनस v1। फिर ये l सेम है, इन दोनों लेयर्स के बीच का गैप, उसको बोलते हैं l। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब तो शायद आपको पिछला लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट हाथ में आ गया कि हाँ लेक्चर 14 का निचोड़ है ये। ओके, अब आज फिर से एक और अलग टाइप का विस्कस फोर्स पढ़ेंगे। हाँ, जो स्टोक बाबा ने ढूंढ के निकाला था। यस, इसके अलावा भी कुछ है कोई फार्मूला, उस पर बात करेंगे। क्या सिचुएशन बनेगा, एक बड़ा सा लार्ज विस्कस मीडियम है। विस्कस मीडियम मतलब ऑयल है, हनी, ये चिकनाहट, ये सारा विस्कस मीडियम होता है। तो बहुत बड़ा एक रूम ले लो, उसमें कैस्टर ऑयल भर दो या हनी भर दो या ऑयल भर दो, वो विस्कस लार्ज मीडियम हो गया। यस, उस मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो लेयर्स होते हैं ना ऐसे लिक्विड के, उन लेयर्स को अपने साथ ड्रैग करता है, जिससे लेयर्स के बीच में भी रिलेटिव मोशन पैदा होता है और रेजिस्टिव टेंजेंशियल फोर्स पैदा होता है। हाँ, वो फोर्स एग्जैक्टली 6 पाई एन आर वी जितना होता है। एन ये वाला, या ईटा भी बोलते हैं इसको, 6 पाई ईटा आर वी जितना होता है एग्जैक्टली। ये स्टोक्स ने बताया था, बिल्कुल। तो चलो स्टोक का थियरी स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग में स्टोक बाबा ने ये बताया था, देखो किसी लार्ज विस्कस मीडियम है, ये रहे उसके लेयर्स। इस बार लेयर्स वर्टिकल ड्रॉ किए, पिछली बार हॉरिजॉन्टल किए थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ से गिरना है ना, यूँ। ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या करता है, ये सारे लेयर्स को अपने साथ ड्रैग करता है यूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से रिलेटिव मोशन पैदा होता है, और रिलेटिव मोशन की वजह से क्या पैदा होता है, टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो स्टोक का थियरी ओपनिंग में ये पॉइंट लिख दो, फिर दूसरे पॉइंट से ना स्टोक का लॉ लिख देंगे डायरेक्ट, कि स्टोक ने बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो रहा है इधर, जो इस गोले को रोकना चाहता है, वो रेजिस्टिव फोर्स 6 पाई ईटा आर वी जितना लगता है। इसको दूसरे पॉइंट में लेंगे, पहले पॉइंट में थोड़ा ओपनिंग दे देते हैं ना, यही क्या, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ लार्ज विस्कस मीडियम, लार्ज विस्कस मीडियम, जगह नहीं है रे, इसको मिटाओ, अब पुरानी बातों को जाने दो, दिल से निकाल फेंको। ठीक है, ए निकाल मत फेंकना, याद रखना एग्जाम में आएगा। हाँ, व्हेन, अच्छा लिमिट यहीं तक रखते लिखने की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन लार्ज
viscous medium, it drags layers of fluid with it. Due to this, as result, relative motion occurs and resistive tangential force is produced. Resistive force is produced. This force is called viscous force. Yes. तो चलो इसको हम ये लगा देते हैं रेड, ताकि याद रहे। ओके, अब इसको प्रॉपर लिखें स्टोक के लॉ को। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे टाइटल लगा दो स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। अब इसी बात को फिर से लिखना है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली, फॉर्मूले के साथ। तो चलो रुको, पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट याद करवाता हूँ। आपने अपनी स्कूल लैब में वो एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, 11th के सिलेबस में है कि बड़ा सा कांच का नली होता है, उसके अंदर टीचर ऑयल भर देते हैं, पूरा ऑयल से भरा है खचाखच बड़ा नली, एकदम इतनी साइज का मोटा नली। हाँ, फिर ऊपर से एक मेटल का बॉल डालते हैं, छोटी गोली रे, गोला होता है ना बड़ा मार्बल्स टाइप, हाँ लखोटी, छोटा सा गोला यूँ फेंक देते हैं, उसके अंदर गिरता है जूम, और फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ये वही एक्सपेरिमेंट है, वो स्टोक का लॉ है। जरा देखो जाके अपना प्रैक्टिकल बुक। बड़ा सा नली, उसमें ऑयल डाला, फिर सर उसमें बॉल को छोड़ रही हूँ, बॉल सीधा अंदर, उस बॉल की स्पीड को हम ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, वही है स्टोक का लॉ। यस, वही एक्सपेरिमेंट को फिर से देखते हैं। तो देखो, जो बड़ा सा लार्ज मीडियम होता है ना फैला हुआ, उसका विस्कस कोएफिशिएंट ईटा रख लेते हैं एन, और लार्ज है ना, तो जिसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा है एंड इट इज़ अ लार्ज, ऐसे मीडियम में जब कोई स्फेरिकल आर रेडियस का स्मूथ बॉल फ्री फॉल करता है v स्पीड से, तब उस पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स जो उसको रोकना चाहता है इज 6 पाई ईटा आर वी। बस 2-3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जो मीडियम लिया उसका कोएफिशिएंट क्या है, ईटा, मीडियम कैसा है, लार्ज, फिर जो ऑब्जेक्ट आपने डाला वो स्फेरिकल है तो रेडियस आर, स्मूथ है ताकि आसानी से फिसलेगा, हाँ, और उसका स्पीड क्या है, v है। इन सब सिचुएशन में रेजिस्टिव फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। बस ये सारी बातों को ना मस्त लिखना है। चलो तो लिखते हैं, रेजिस्टिव फोर्स ऑन अ स्मूथ spherical small object moving in a large viscous medium having viscous medium कैसा, having eta coefficient of viscosity। देखो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, कहाँ पे लगता है तो समझना पड़ेगा। रेजिस्टिव फोर्स किस पे लग रहा है, स्मॉल स्मूथ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, मूव कर रहा है, लार्ज विस्कस मीडियम जिसका कोएफिशिएंट ईटा है, हाँ, और ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ स्पीड v इज, ये रेजिस्टिव फोर्स कितना है, इज 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। अंग्रेजी मीडियम है तो थोड़ा सेंटेंस मेकिंग तो आना चाहिए ना दिमाग में। हमको लिखना क्या है, बॉल की स्पेशलिटी लिखनी है कि बॉल कैसा है, स्मूथ है, स्फेरिकल है, स्मॉल है और v स्पीड से जा रहा है। फिर मीडियम कैसा है, कौन से मीडियम में जा रहा है,
लार्ज है, मीडियम, जिसका एफिशिएंट ईटा है, बस यही तो लिखना है। और उसको रोकने वाला फोर्स कितना है, ये इन सारी चीज़ों को मिला के लिखना है, अच्छे से अपनी समझ से लिखना है, ठीक है। अब मैं इसका मैथमेटिक्स बहुत मज़ेदार है यार सही में। अब एक बड़ा सा ड्राइंग बनाऊँ जिसमें सारी कल्पना है, सारी इमेजिनेशन डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लार्ज मीडियम ड्रॉ करता हूँ। हाँ, मीडियम के अंदर ना एक बॉल को ड्रॉ करते हैं। यस, चलो ये रहा, देखो आपका लार्ज मीडियम। ये हो गया लार्ज मीडियम, ठीक है। इसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, ईटा, और इस मीडियम का खुद का डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ओके, अब इसके अंदर अपन एक बॉल डाल देते, चलो। तो बॉल को ग्री कलर में डालते, चल भैया आ जा। बॉल हो गया अपना ब्लू कलर का, ये रहा बॉल, ठीक है। अब बॉल क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, mg। यस, mg। डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, mg। तो mg, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अपवर्ड कोई फोर्स है, सोचो आराम से, कोई भागा नहीं जा रहा है, कोई फोर्स है अपवर्ड, नहीं पता, मैं बताता हूँ, देख आराम से, घबराने का, अरे पेन गिर रही है बार बार, घबराने का नहीं, इसका ढक्कन गिर गया, रुक, घबराने का नहीं, अरे पेन खुला रहता है तो फिर लिखता नहीं है बराबर, घबराने का नहीं, सुन, कॉन्फिडेंस रख। अपन ने इस थियरी से बाहर आ जा 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर आ जा, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा है और मैं कुछ भी उलूल जुलूल नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा तेरे को डिलीवर एकदम दिमाग दिल में घुस जाए उस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ। तो सुन शांति से, आर्किमिडीज का ब्यूएंट फोर्स पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में। क्या था कि जब लिक्विड में, अरे फ्लूइड बोल दे यार, आदत है लिक्विड बोलने की, लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है तो वो लिक्विड उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज ब्यूएंट फोर्स। जब जब लिक्विड और ऑब्जेक्ट दिखेगा ये फोर्स लग ही जाएगा। जैसे तुझे mg फोर्स लगाने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है ना, कभी भी लगा देता है, वैसे ही लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट दिखे तो ये वाला ब्यूएंट फोर्स लगना ही चाहिए, नो हेजिटेशन। तो लगा दिया ब्यूएंट फोर्स। अच्छा, ब्यूएंट फोर्स को नाम क्या देते हैं अपन, ब्यूएंट फोर्स को नाम देते हैं m0g। अब यहाँ पे एक छोटा और कंफ्यूजन है, क्या कि सर ये mg में तो पता चलता है कि ये m इस गोले का मास है, भाई गोला आपका 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, ये उसका मास है, ओके। लेकिन ये m0 किसका मास है, हाँ तो बताता हूँ। m0 है ना, ये गोला जब भी लिक्विड के अंदर आता है, ये गोला लिक्विड के अंदर आता है तो अपनी जगह बनाता है ना, तो वहाँ से लिक्विड को हटना पड़ता है। ये गोला आया, लिक्विड हटा, तो जितना भी लिक्विड हट गया ना, दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड मास इज m0। गोला जब भी अंदर घुसेगा तो यहाँ से लिक्विड को हटाएगा, ये साइड में करेगा, यस, उस हटे हुए लिक्विड का मास है ये m0। समझा कि नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ अलग है, एक चीज़ कॉमन है इन दोनों मास में, क्या कि जो गोला होता है ना उसका डेंसिटी अलग होता है। जैसे गोले को डेंसिटी को हम बोल देते हैं रो, और ये लिक्विड का डेंसिटी भी अलग होता है ना, तो फिर यार इसलिए मास दोनों का अलग अलग लिया। समझ रहे? गोला टफ होता है तो डेंसिटी हाई होता है, लेकिन लिक्विड सॉफ्ट होता है तो डेंसिटी कम होता है। दोनों का डेंसिटी अलग होता है कि नहीं यार? अरे भाई, चाय और बिस्किट का डेंसिटी अलग होता है ना, बिस्किट थोड़ा टफ होता है, चाय थोड़ा सॉफ्ट होता है, हाँ डेंसिटी अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है पता है? वीडियो पॉज कर और सोच, मैंने सिखाया था आर्किमिडीज में, दोनों में कॉमन होता है वॉल्यूम। यस, ये बातें बच्चे इग्नोर कर देते हैं। कभी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है ना, तो जितना डूबा हुआ पोर्शन है ना उसका वॉल्यूम, और उसने वहां से जितना लिक्विड हटा दिया ना उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। जैसे इतना ऑब्जेक्ट डूबा तो इतना वॉल्यूम, और वहां से जो पानी हट गया वो वॉल्यूम इक्वल होता है। मान लो पूरा ऑब्जेक्ट डूब गया तो पूरे का वॉल्यूम और वहां से हटे हुए लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? वॉल्यूम। ये याद रखने के लिए लिख रहा हूँ साइड में, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। यस, अच्छा चलो, ये दो फोर्स तो हमको आ गए कि डाउनवर्ड mg, अपवर्ड ब्यूएंट फोर्स होता ही है। अरे ब्यूएंट फोर्स होता है, इसका सबूत भी तुझे पता है कि बाल्टी, भरा हुआ बाल्टी है ना, बाहर हैवी लगता है, वही बाल्टी टंकी के अंदर हो ना तो
तो आसानी से उड़ जाता है, लाइट वेट लगता है, क्योंकि वहाँ पे ब्यूएंट फोर्स भी होता है जो तेरे को सपोर्ट देता है। अब इससे ज़्यादा ब्यूएंट फोर्स पे बात नहीं करनी यार, रहने दे, फिर ये थियरी बिगड़ जाएगी। हाँ चल, अभी एक और फोर्स जो स्टॉक बाबा ने बताया था कि इस टाइप का लार्ज मीडियम है और स्मूथ स्फेरिकल बॉल भी आ गया, देखो स्पीड भी इसका v आ गया है ना, तो ये रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा वाला? ये वाला 6 पाई ईटा RV। और रेजिस्टिव फोर्स है तो कहाँ लगेगा? मोशन के अपोजिट। अरे रेजिस्टेंस तो मोशन के अपोजिट ही होगा ना, गाड़ी इधर से आ रही है और तुझे रोकनी है तो तुझे यूं उसको धक्का देना पड़ेगा ना। हाँ, तो मोशन के अपोजिट एक और फोर्स लगता है 6 पाई ईटा RV। बस ड्राइंग समझ में आया ना, यही साइंस में तकलीफ यही होती है, बच्चा बिना समझे चित्र ड्रॉ कर देता है और बिना समझे उसके अंदर ये सब लिख देता है, लेकिन पता कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं, लार्ज मीडियम है, उसके अंदर एक बॉल है, अब बॉल पे कौन कौन फोर्स कहाँ कहाँ से दे रहा है, तो बॉल का खुद का वजन उसको नीचे ले जाएगा, आजू बाजू का जो लिक्विड है वो बॉल को ऊपर धक्का मारेगा, ये फिर स्टॉक के अकॉर्डिंग वो लेयर्स की वजह से भी रेजिस्टेंस पैदा होगा, वो भी ऊपर की तरफ। ये बस 3 ही तो चीज़ें हैं, समझा? परफेक्ट। चल अब इसको डिलीवर करते हैं पूरा बोर्ड पे, आ जा। पहले 1-2 पॉइंट तो इस पे देख के लिख दो, फिर सीधा मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? इन फिगर अ लार्ज विस्कस मीडियम ऑफ कोएफिशिएंट ईटा एंड डेंसिटी सिग्मा इज शोन। लिख दे, इन फिगर a large medium of sigma density and eta coefficient of viscosity is shown। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, a spherical ball of r radius falling freely into this liquid with speed v। A spherical smooth ball of r radius is falling in it with v speed। बस, अब ड्राइंग पे देख के इतना बहुत हो गया, अरे ज़्यादा नहीं लिखना है सेंटेंस, इतना सारा 2 पैराग्राफ तो ये हो गया तेरा लिखने में, फिर और कितना थियरी ठोकोगे, बस छोड़ो, लिख लिया। अब सीधा मैथमेटिक्स पे टूट पड़ो, लेकिन मैथमेटिक्स पे टूट पड़ने के लिए मुझे जगह चाहिए भाई, तो अपना स्क्रीनशॉट लो, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। हाँ, हो गया स्क्रीनशॉट, चल आ जा। पानी पियेंगे 1 मिनट। ओके, हो गया, पानी वानी पी गए। चल भैया, अब इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने में सबसे पहले तो ये जो फोर्स आपने समझ के इधर लिखा है ना, तो उसके बारे में भी लिखो, फोर्स का लिस्ट बनाओ कि भाई इस गोला पे इतना इतना फोर्स लग रहा है। तो लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर आर एज बिलो फोर्सेज। ठीक है, चल तो लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा? वेट, वजन उसका। हाँ, तो क्या है वेट? F1 नाम दे दें उसको, mg। इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, m को है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, अब ये गोले का मास है ना, तो गोले का डेंसिटी क्या है? रो, तो रो इंटू वॉल्यूम। क्लियर? अब गोले का वॉल्यूम क्या लेंगे? अरे हाँ, होशियार हो गए। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, चल दूसरा कौन सा फोर्स है? देखता जा, लिखता जा, बहुत आसान थियरी है। दूसरा है ब्यूएंट फोर्स। ब्यूएंट फोर्स, ब्यूएंट फोर्स को क्या नाम दे देते हैं? F2, विच इज m0g।
अब m0 का फिर से वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब देख डेंसिटी में गड़बड़ नहीं कर, क्योंकि ये किसका मास है m0, तो अपनी अभी बात हुई थी ये m0 है ना, जो लिक्विड हट गया है ना, गोले को जगह देने के लिए जो लिक्विड हट चुका है उस लिक्विड का मास है, तो उस लिक्विड की डेंसिटी लेनी है। तो लिक्विड की डेंसिटी तो क्या इधर सिग्मा, हाँ तो लिक्विड का डेंसिटी कहाँ लेंगे सिग्मा। अच्छा लिक्विड का वॉल्यूम जितना पहले था ना उतना ही अभी भी रखा है, क्यों, ये भी बात अपनी हो गई थी कि गोला का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वहाँ से जो डिस्प्लेस हो चुका लिक्विड उसका होगा, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल लिया, ठीक है। अब तो वॉल्यूम इक्वल है, फिर इतना ही रख दे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इक्वेशन 2। अब एक और फोर्स रह गया, यस विस्कस फोर्स, जिसको हम रेजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं, विस्कस फोर्स। चलो आ जाओ, क्या है वो, उसको F3 नाम दे दो, 6 पाई ईटा आर वी, इक्वेशन 3। अब गोला पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो देख भाई ये गोले पे ना F1 लग रहा है डाउनवर्ड, रुक इसको ना अलग कलर से देता हूँ तुझे याद रहेगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जैसे ये फोर्स लिखता है ना ब्रैकेट में लिखना डाउनवर्ड, पूरा स्पेलिंग लिखना, हाँ ये ब्यूएंट फोर्स अपवर्ड, इधर ऊपर की तरफ, हाँ, और ये रेजिस्टिव फोर्स ये भी ऊपर की तरफ है, ये लिखना भैया, हाँ। तो अब क्या होगा मामला, अरे मामला क्या है यार, देख जैसे ये गोला है, एक भाई उसको नीचे ले जा रहा है 10 न्यूटन से, एक भाई ऊपर 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है, दूसरा भी 3 न्यूटन से मार रहा है, तो इस गोले पे फोर्स कितना लगेगा, हाँ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा 10 - 5 - 3 2 न्यूटन। तो ये बड़ा है ना, इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएगा, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है, देखो नीचे ले जाने वाला फोर्स ये रहा mg, तो इधर ही टाइटल मारूँ ना, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। कोई है क्या गेट पे डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट रोको वीडियो को। अरे होता है रे, संडे को शूट कर रहा हूँ, संडे है तो कोई ना कोई आता है भाई पेरेंट्स मिलने। चलो रिजल्टेंट फोर्स का यहीं पे लिस्ट बनाते हैं, F = F1 - F2 - F3। कैमरामैन ये कवर हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ सीधा वहाँ से उठा लो वैल्यू, ये रहा रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स है तो एम ए ले ले इसको, ये एम क्या है, अरे गोले का मास है, गोले पे है ना रिजल्टेंट फोर्स, तो गोले का मास, ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से मैदान जंग शुरू होता है भाई। क्या मैदान जंग है, सुन, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टॉक का लॉ पूछते हैं तो पहला वो ओपनिंग पॉइंट लिखना था, फिर दूजे में स्टॉक का लॉ लिखना था, फिर तीजे में ड्राइंग लो और ड्राइंग पे 2 पॉइंट लिख डालो, बस फिर यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट करो और यहाँ तक ले आओ थियरी को, इक्वेशन 4 तक। अब स्टॉक्स लॉ के साथ 3 और क्वेश्चन अटैच हो सकता है, जैसे लोग पूछ सकते हैं कि भाई इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो थियरी को यहाँ तक तो लाना है, फिर ये पूरा इनिशियल एक्सेलरेशन का पोर्शन समझाना है। फिर पूछ सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, फिर पूछ सकते हैं कि बबल ऊपर ही क्यों जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन अटैच है इसके साथ, जो मैं करवा देता हूँ। चलो तो उस कैटेगरी में पहला क्या फाइंड करने का पूछेंगे, इनिशियल एक्सेलरेशन, ये पूछ सकते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पहले रिजल्टेंट फोर्स तो लिख लूँ यहाँ से, ये रहा देखो, MA = रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। कैमरामैन कवर हो रहा है ना पूरा वहाँ तक, हाँ। देख भाई अब क्वेश्चन में पूछा इनिशियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ तक तो थियरी को लेके आना है, फिर यहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट देना है। इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा रे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले सकते हैं, 0, फ्री फॉल है ना, हाँ हाँ हो गया काम। तो इतना सा स्ट्राइक होना चाहिए तेरे को कि इफ एक्सेलरेशन इज इनिशियल, इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये 0 हो जाएगी। तो फर्क पड़ जाएगा, देखो ये m और इनिशियल एक्सेलरेशन,
रो, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लूँ, हाँ हाँ चलो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पे 6 पाई ईटा आर, और वेलोसिटी क्या ले रहे हैं 0, क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 0 हो गया पूरा का पूरा, इस m को नीचे डाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, m आ गया नीचे। अच्छा अब ये m क्या है, गोले का मास है, तो गोले का मास तो अपने को पता है, यहाँ पे बना के बैठे थे अपन, ये रहा, ले लो रो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, ये आ गया आपका इनिशियल एक्सेलरेशन। ये पूछेंगे अलग से, तो अटैच करना है थियरी के साथ ही, स्टोक्स लॉ के साथ, समझिए, पहले देख लो यार, स्टोक्स लॉ एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ गोला, तो यहाँ तक लेके आना है थियरी को स्टार्टिंग से, और फिर इतना एडिशनल स्टेप करके देना है। फॉर्मूला याद रख ले, काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, तो ले ले, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देख दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है इसके साथ कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, बताता हूँ ना मैं, टेंशन क्यों लेते हो। टर्मिनल वेलोसिटी, चलो भैया टाइटल लगाते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी पहले तो है क्या भला, रुक समझा देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी, टिंग टिंग टिंग, देख भाई ध्यान से समझना, काम आने वाली चीज़ है। कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, हाँ, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गया, मतलब वेलोसिटी जब कांस्टेंट बन गया, तो एक्सेलरेशन 0, ये हम जानते हैं, हम 11वीं में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सीख रही है कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसका कांटा देखिए यूँ स्पीड दिखाता है, तो कांटा मूव करता है तो एक्सेलरेटर भी मूव करता है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, तो ये मूव किया नीडल तो ब्रूम, तो ये एक्सेलरेट हुआ, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये हिलेगा ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, समझा ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, या एक्सेलरेशन जब 0 है ऑब्जेक्ट का, उस वक्त उसका वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मैं तेरे नॉलेज के लिए अलग से लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ये गोले को कांस्टेंट वेलोसिटी कब मिलेगा, क्यों, क्योंकि गोला तो फ्री फॉल कर रहा है, तो स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन कांस्टेंट आएगा, चिंता मत कर, समझाऊं। देख रिजल्टेंट फोर्स लिख यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख रो, अरे लिख लेना भाई ma, बस रो 4/3 पाई आर घन जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर घन क्यूब जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। अब ध्यान से सीखना, बहुत बढ़िया गणित है। देख जैसे तेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया 10 न्यूटन, ये जो फोर्स है ना पूरा, ये वाला फोर्स मान लो तेरा है 7 न्यूटन, ठीक है, ये वाला फोर्स है तेरा 2 न्यूटन। रुको समझाता हूँ, रुक थोड़ा बड़ा वैल्यू लेता हूँ। ये फोर्स है तेरा 15 न्यूटन, मान लो ये है 3 न्यूटन और ये है 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या आएगा तेरा 10 आएगा ना, ये रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए। अब ध्यान से सुन, मैं बोल रहा हूँ कि देख ये फ्री फॉल कर रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये वाला जो टर्म है ये और बड़ा होता जाएगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसमें V बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स भी बड़ा होता जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ा होता जाएगा तो ये कम हो जाएगा। कैसे, देखिए बड़ा होना मतलब जैसे 2 में से 5 हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया, 15 में से 8 माइनस करो ना, 7 हो गया। ले समझा, सिंपल सा गणित कि वेलोसिटी के बढ़ने से ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी बड़ा हो जाता है, और रेजिस्टिव फोर्स बड़ा हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स को कम कर देगा। रेजिस्टिव फोर्स का बड़ा होना मतलब रिजल्टेंट फोर्स का कम होना, और रिजल्टेंट फोर्स तेरा कम होता है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी कम होता है, और कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा कि इसको 0 कर देगा। अरे बढ़ते बढ़ते देख, जैसे 5 हो गया, थोड़ी देर बाद मान ले 12 हो गया, अब बोल आ गया ना 0,
15 माइनस 15 0। हाँ, तो ये बढ़ते बढ़ते एट द एंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बिकम 0। और जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तेरा 0 हो जाएगा उस वक्त बोलेगा ना कि सर वेलोसिटी अब कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब वेलोसिटी कांस्टेंट, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं। तो इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, समझ में आया पूरा क्या, कि ये फ्री फॉल है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगा। अब एक टाइम पे ऐसा होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम बढ़ चुका और फोर्स को 0 कर दिया, तब फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बस तब इस स्टोरी को लिखना है, तो वीडियो पॉज कर और खुद सेंटेंस बना पूरा। मैं बनाऊं, चला जा देख, चला जा, मैं बनाता हूं सेंटेंस, देख। एज object is falling free, object is falling free, so we increase and resultant force decrease, so acceleration also decrease. At the end acceleration becomes 0, at that time velocity becomes constant, velocity becomes constant, that velocity is called terminal वेलोसिटी। क्लियर, बस तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अब गणित आगे दौड़ेगा, तो ये समझ में आ गया कि जब ये वेलोसिटी टर्मिनल हो गया उस वक्त ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो चालू कर दे काम, यस यस बिल्कुल चालू कर दे, लिख दे यहाँ पे कि व्हेन ये लिखा हुआ तो है वेलोसिटी vt, तो एक्सेलरेशन क्या लेना है, 0। तो चलो उठाओ इसको, m 0 कॉमन भी लेते जाओ इधर, 4/3 पाई आर क्यूब g रो माइनस सिग्मा और 6 पाई ईटा आर वी टी। इन दोनों को रेड कर दूँ, एक काम करता हूँ तो तुमको याद रहेगा कि जब ये एक्सेलरेशन 0 लिया उस वक्त वेलोसिटी को कैसा लेना है, टर्मिनल। यस, अब देखो ये 0 है तो उठा के इसको इधर डाल दो, 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा हो गया। अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करते वक्त ये बोर्ड चाहिए खाली भाई, इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपके, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ चलो, जगह तो चाहिए ना भाई, बिना जगह के तो मज़ा ही नहीं आएगा काम करने का। चल देख, जगह यहाँ पे लेते हैं अपन, 6 पाई ईटा आर वी टी 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल, ये टर्मिनल वेलोसिटी को इधर रखो, बाकी सबको जाने दो नीचे, 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, इसको नीचे जाने दो, क्या जाएगा 6 ईटा आर, सब नीचे गए ना, 6 ईटा आर गया सब नीचे। अब देख एक आर से आर गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये गया 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। आया टर्मिनल वेलोसिटी, आया भाई आया, यस टर्मिनल वेलोसिटी आ गया। मज़ा आया कि नहीं दोस्त, सही बोल, मैं पूरा दिल से कोशिश किया कि छोटी से छोटी चीज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाके बारीकी से समझाऊं, ताकि कहीं थियरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो क्या वो फील आपको दे पाया? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि हाँ सर मज़ा आया। मैंने आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी लंबा नहीं है, लेकिन ये पोर्शन समझ में आना चाहिए तो लिखने में मज़ा आएगा। ये पोर्शन समझ में नहीं आया तो तू रट्टा मारेगा कि यहाँ पे पहुँच के a 0 ले लो, v को t ले लो, ऐसा रट्टा नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन में बोला था कि इसके साथ अटैच हो सकता है बबल अपवर्ड मोशन। जब पानी में बबल पैदा होता है तो सीधा ऊपर ही आता है, ऐसा क्यों? सुन ध्यान से, क्वेश्चन समझ लिया। पानी का टंकी है, उसमें नीचे बुलबुला होगा ना बबल, बुड़ 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 बुड़, तो ऊपर आता है, क्यों? वो यहीं से कनेक्ट होता है टॉपिक। बताऊं, देख ध्यान से देख, जैसे ये रहा पानी,
हो गया पानी। चल अब इसमें बबल बना, जैसे मान लो इधर नीचे एक बबल बन गया। ओके, तो एग्जैक्टली सीन को कंपेयर करो। जैसे इसमें गोला था तो उसका डेंसिटी रो था, यहाँ पे बबल है तो उसका डेंसिटी को क्या नाम दे देते, रो। ठीक है, जैसे इसमें विस्कोसिटी ईटा, ये लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा था, तो इसमें भी लिक्विड का डेंसिटी क्या ले लेते हैं, सिग्मा। ठीक है, अब इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, यही सब था। अब तू गौर से देख, इस केस में ये डेंसिटी बड़ा है, ये कम है, क्योंकि ये गोला है ना तो टफ होता है, टफ होता है तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है वेलोसिटी का। हाँ, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ है। यहाँ तू जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लेगा, रो माइनस सिग्मा करेगा, आंसर हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? अरे भैया ये बबल है, अंदर हवा भरा हुआ है, तो हवा का डेंसिटी कम होता है, अरे पानी का ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे जाएगा। गोला नीचे आ रहा था तो ये इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। समझा कि नहीं? हाँ, अब ये थोड़ा खुद लिख देना, सेंटेंस मेकिंग। चल स्क्रीनशॉट ले ले भाई। हो गया स्क्रीनशॉट? अच्छा लगा, सही में मज़ा आया कि नहीं यार, स्टॉक का लॉ सर ने गजब करवा दिया। तो यार कमेंट में लिखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हाँ टाइम निकाल के स्कूल में वो वाला एक्सपेरिमेंट देख लेना जिसमें सर बड़े से नली में ऑयल डालते हैं और वो गोली को अंदर जाने देते हैं। हाँ, तो ये सारा उधर भी क्लियर हो जाएगा। तेरा थियोरिकल नॉलेज और वो प्रैक्टिकल दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है दोस्त, वो भूलना नहीं यार, लाइक वाइक करना है यार, तुम लोग करते नहीं हो, किया करो। चलो बाय।